आगाज में बात करेंगे यूएन की सलामती काउंसिल में ईरान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास हुआ, जहां अमरीकी और बरतानवी मंदूब कत्लो गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस की बात की, जबकि पाकिस्तानी मंदूब ने वाजे किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता। ईरानी मंदूब ने तसादुम से इनकार किया, मगर जारहियत की सूरत में भरपूर जवाब का ऐलान भी कर दिया। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रुकवा दिया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप ने हमला मुअख्खर किया है। दूसरी जानिब सऊदी के जो आला ओहदेदार हैं और उनकी जानिब से AFP को ये बताया गया कि खलीजी ममालिक की अहम ट्राइका ने तवील सफारती कोशिश के बाद ट्रंप को कायल कर लिया है कि ईरान पर हमला ना किया जाए, बल्कि इसे मौका दिया जाए। ये भी हम देख रहे हैं कि एक जानिब ये महाज खुला है, दूसरी जानिब ग्रीनलैंड के महाज पर सदर ट्रंप और यूरोपीय इत्तेहादियों के मुज़ाकरात नाकाम रहे, जिसके बाद डेनमार्क ने नेटो के साथ फौजी तैनाती शुरू कर दी है। अब हम देख रहे हैं बहरान की एक कैफियत पाई जा रही है। इसमें इन महाजों पर क्या मामला बनेंगे, आगे जाके मंजरनामा क्या बनता है, इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ हमाद रुहेला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लीगल एक्सपर्ट और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, ये सबसे पहले तो नेतन्याहू साहब जो प्रेसिडेंट ट्रंप को कह रहे हैं कि फ़िलहाल इसे डिले कर दिया जाए ईरान पर अटैक को, आप कैसे देख रहे हैं इन रिपोर्ट्स को, कैसे असेस करेंगे? ये जेन्युइनली ये कहा जा रहा है या ये शायद हम ये देख रहे हैं कि पोस्टरिंग ये की जा रही है, लेकिन अटैक ये फ़िलहाल कर देंगे? जी, हमने नेतन्याहू का ये कहना है कि जी मेरे कहने पे इसको मुअख्खर कर दिया गया या टल गई है जंग, ये इससे बड़ा सफ़ेद झूठ नहीं हो सकता। टोटल लाई है, मैं आपको बता सकता हूँ। और मैंने कल आपको बताया था, इनिशियली जो काम किया था तैयब अर्दोगान ने किया, MBS ने किया, फील्ड मार्शल ने हमारे ने किया था, और ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सफारती दबाव डाला गया था प्रेसिडेंट ट्रंप पे, और उनको ये कन्विंस किया गया था, मेरी इत्तला है कि देखें, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। मिडिल ईस्ट के मालिक में अमन रहना ये अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे कुछ फसाद होता है या स्टेबलाइज नहीं रहता हो रीजन, और वहाँ पे कोई अनार्की होती है और ईरान टैक्स में अगर वहाँ पे रिजीम चेंज की बात होती है, तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये तो बिल्कुल नेतन्याहू, तो मुझे याद है आमना कि जिस वक्त ये मामला उठा था चंद दिन पहले, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जी मैं हमला करूँगा, उससे पहले चंद दिन पहले नेतन्याहू ने बाकायदा वो जो उनकी जगह है क्या कहलाती है, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का घर है मारो लोगों में, फ्लोरिडा में मुलाकात की थी, और वहाँ उसको उकसाया था कि आप काम करें। और उसके पीछे बहुत बड़ी यहूदी लॉबी है जो प्रेसिडेंट ट्रंप से ये काम करवाती है। लेकिन अच्छी बात हुई है, कुछ हमारे 3 मुल्कों के एफर्ट, और फिर यह कि उनको कन्विंस किया गया। और अच्छी बात है कि जिस तरीके से सलामती कौंसिल के इजलास में आपने देखा कि अमरीकी मंदूब ने जो कहा है कि जी हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, और ये कि जी हम देखते हैं कि मामला किधर जाता है, तो फॉर द टाइम बिंग मामला रुक गया है। आपने देखा वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में हमना के ईरानी मंदूब ने जो बातें की हैं, उसने कहा जी ठीक है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम कुछ बातें जो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसलन ये कि हमें बातचीत में अगर कहा जाएगा कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दें, तो ये नहीं होगा। हाँ, हम तैयार हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पहले भी बात करते रहे, अब भी करेंगे, लेकिन इस पे हमारी बात नहीं होगी। और ये भी मैं आमना आपको बताऊं, खबर के तौर पे जो सफारती ज़राए बताते हैं कि जिस तरीके से ईरान ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया था, बैलिस्टिक मिसाइल, हज़ारों का वर्ड यूज़ किया गया कि हज़ारों की तादाद में वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना पहले तो जाएंगे अमरीकी इत्तेहादी, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उन पर हमला होगा तो कतर में क्या होता है, बहरीन में क्या होता है, सऊदी अरब में क्या होता है, UAE में क्या होता है। वो कहते हैं जहाँ जहाँ उन पर हमले होंगे वो ये काम करेंगे, और जो उनकी प्रॉक्सीज वो कहा जाता है उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, चाहे वो अपना शाम में है, यमन में है, वो कहते हैं रीएक्टिवेट ईरान करेगा। तो ऑल आउट वॉर के तौर पे रिव्यू करने की एक वजह हम देख रहे थे कि चाइनीज़ की जो इस वक्त मूवमेंट थी, वो चाइनीज़ जहाज़ों के हवाले से जो कह रहे थे कि पूरे स्टार किस्म की वहाँ पर परवाज़ें, ऐसे तो एयर स्पेस ईरान की बंद हो चुकी है। सो कहीं ना कहीं US की जानिब से ये इस चीज़ को भी सोचा जा रहा था कि अगर हम मैदान में उतरते हैं तो फिर रशिया की जानिब से भी एक बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन आया था, और चाइनीज़ ढकी छुपी हेल्प तो वो भी करेंगे। देखिए, हम ना ऑप्टिक्स के हद तक तो ये मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहें कि जी ईरान की सपोर्ट में बाकायदा
चाइना और रशिया मैदान में आ जाएंगे तो ये नहीं होता। मुझे नहीं लगता, दूर दूर तक ना ही आप सफारती ज़राए या जिन लोगों से हमारी मुलाकातें होती हैं वो ये बता रहे होते हैं, क्योंकि बहुत खुद चाइनीज़ जो है ना वो एक तो वो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना चाहते हैं और फिर उनको अंदाज़ा कि एक दफ़ा इस दलदल में फंस गए तो हमारी जान नहीं छूटेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आमना, एज वी स्पीक अमेरिका को कोई मुल्क टेक ऑन नहीं करना चाहता। अभी देखें जो जल्जला आया हुआ है अपना नेटो ममालिक में, ठीक है थोड़े थोड़े जनाब अपने भेज रहे हैं डेनमार्क में और उधर क्या कहते हैं ग्रीनलैंड में अपने सिपाहियों को भेज रहे हैं, लेकिन अंदर से वो हिले हुए हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फैसला कर लिया, जो कि एज वी स्पीक वो कहते हैं कि मैंने लेना ही लेना है, चाहे हार्ड तरीके से हो चाहे आसान तरीके से हो। तो मेरा ख्याल है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में तो उनकी अनप्रेडिक्टेबली बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ लोग उनको जो कह रहे हैं कि पहली मरतबा उन्होंने, ये भी एक खबर है आमना कि पेंटागन और सीआई से हट के थोड़ी सी बात स्टेट डिपार्टमेंट की भी उन्होंने सुनी है कि देखें पूरे दुनिया में हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। पहले ही बहुत ज़्यादा वेनेजुएला के बाद दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है कि और जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। उनके बारे में कहा जा रहा है मार्शल भी लगवा सकते हैं। एक दूसरी बात आमना जो मेरा ख्याल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई थी ना, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा। एक तो ईरान खुद मानना है कि 2000 लोग मारे गए, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है 3000 लोग मारे गए। और फिर ये कि जो ईरानियों ने काम दिखाया था ड्यूरिंग ये जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट टॉप पे जा रहे थे, बहुत आगे जा रहे थे, तो तेहरान से कुछ डिप्लोमेट्स को लेकर ईरानी हुकूमत गई, उन्होंने जाके दिखाया कि मुजाहिरीन के अंदर कुछ और मुजाहिरीन है जो उन्हीं मुजाहिरीन पे हमले कर रहे हैं। तो ये बताया जाता है कि ये काम मोसाद ने किया, जिनके एजेंट जो है ना वो पूरे मुल्क में उनके फैले हुए हैं, उन्होंने किया। और फिर इसकी तस्दीक की आमना, वो जो इन्फो लैब है ना ब्रसेल में बेल्जियम में, उन्होंने भी तस्दीक की कि ये फेक प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा था और बहुत सारी खबरें नान के बाद में गलत हुई हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वेस्ट की दुनिया उनको कह रही है। तो बहुत से हवालों से ईरान का नुक्ता नज़र भी समझने में लोगों को मदद मिली कि जो कहा जा रहा था थियोक्रेसी है, जुल्म ज्यादती, हम भी कहते हैं हो रही है, ख़वातीन के हकूक़ कोई नहीं है, बुनियादी हकूक़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, इकॉनमी डूब गई है, उनका ईरानी रियाल कोलैप्स कर गया है, ये अपनी जगह पे है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जी मामलात को बेहतर करने के लिए एक और ख़बर भी है कि इस वक्त वो कहते हैं कि जो बड़ी फोर्सेस हैं वहाँ पे उनकी, आप देख लें ये जो उनके स्पेशल गार्ड्स हैं या जो उनकी फ़ौज है, वो तो सिर्फ बात ही सुनती है खमेनी साहब की जो सुप्रीम लीडर है। इस प्रोसेस में बाकी जो अदारे हैं आमना वो कहते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। कहा जा रहा है वो जो इतदाल पसंद है वो अब असर्ट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट साहब जो उनके हैं, और इसमें वो इराक़ची साहब भी शामिल हो गए हैं, जो अब्बास इराक़ची जो इस वक्त आप देख रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनको बड़ा टफ टाइम मिला, जहाँ जा रहे हैं लोग उनके बारे में सवाल करते हैं। तो ईरान ने भी थोड़ी सी पोजीशन अपनी पीछे हटी है, लेकिन ईरान का इमेज थोड़ा सा इस हवाले से बेहतर हुआ है कि ऑल आउट चीज़ें जो है ना वो खुद उनकी तरफ से की जा रही थी। जी राइट। हमाद, एक तो आप इसको पॉलिटिकली भी देखिएगा, इस सारे मामले को, इस पे भी तज्जिया कीजिएगा कि इस वक्त जो सारी ईरान की सिचुएशन है और याहू का ये स्टेटमेंट आ जाना, इसमें हम किस हद तक देखेंगे ये जेन्युइनली वो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वो नेतन्याहू जिन्होंने इतने मामलात को ट्रिगर किया, मिडिल ईस्ट को जंग में झोंकने की पूरी कोशिश भी की और वहाँ पे जंग भी जारी है अभी। सो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए इसमें इस रिपोर्ट में किस हद तक सदाकत है। दूसरी चीज़ ये कि जो ग्रीनलैंड की एनेक्सेशन के हवाले से जो अभी मामला चल रहे हैं, इससे पहले हमने वेनेजुएला वाले हालात देखे, इसकी लीगैलिटी क्या है इस मामलात की, और क्या इस तरीके से इंटरनेशनल लॉज को, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट भी है कि उनके लिए कोई लॉज नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, अगर उनका अपना माइंड उनको कहता है तो वो उस तरीके से चलेंगे। तो ये जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी आप क्या हैसियत देखते हैं सारी सिचुएशन में? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और ट्रम्प साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि वो किसी भी चीज़ को खातिर खास सामने नहीं लाते, जो उनको खुद दुरुस्त लगता है वो वही करते दिखाई दे रहे हैं। मैं कानून की बात अगर करूं तो कानून, डोमेस्टिक कानून हो या इंटरनेशनल कानून हो, तो उसका सबसे पहला असूल ये होता है कि ताकतवर को भी रूल्स के ताबे लाया जाए। तो ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कानून किस हद तक इन तमाम चीजों को की इजाजत देता है, इन्हें किस नजर से देखता है, बजाय इसके कि कौन सा मुल्क क्या चाहता है या वो क्या कह रहा है या क्या मशवरा दे रहा है। इस वक्त ये जो सारा इशू हमारे सामने है, इसमें अमेरिका 3 मुल्कों के साथ जो एंगेज कर रहा है, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव्स तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनकी जियोपॉलिटिक्स मुख्तलिफ है। मेरे से पहले सर ने बहुत खूबसूरती से उसको बयान कर दिया है, लेकिन उसके अंदर जो लीगल क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस सेम ही है। मैं अपनी बात को जरा लीगल क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा रखना चाहूंगा कि आपके सुनने वाले समझ सकें कि लीगल स्ट्रक्चर क्या है और किन मेन 3 पिलर्स पे इंटरनेशनल लॉ का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अगर हम वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन सबसे बेसिक प्रिंसिपल सोवरेनिटी का है, फिर दूसरे नंबर पे इन्फोर्समेंट ज्यूरिसडिक्शन का है और साथ ही साथ यूज ऑफ फोर्स का भी है। मैं इन तीनों की तरफ भी आता हूं, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं ग्रीनलैंड की बात पहले करना चाहूंगा, जिसकी तरफ सर ने भी इशारा किया, आपने भी बात की। इसकी सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ भी है
और दिलचस्प भी है। सबसे पहले तो मैं आपके सुनने वालों को ये बताऊं कि ग्रीनलैंड कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। ये एक टेरिटरी है, एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है डेनिश हुकूमत की। अगर मैं मिसाल देते हुए समझाऊं कि ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये करीब तर है उस रिलेशनशिप के जो पाकिस्तान और कश्मीर की है सेल्फ गवर्निंग के मामले में। बाकी मामला इससे मुख्तलिफ हैं, वो उनको 100% कंपेरेबल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सिचुएशन इनकी इस रिलेशनशिप मजीद ताकतवर तब हो जाती है जब परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 1993 में ही इस रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहता है कि डेनिश सोवरेनिटी बरकरार है और रखी जाएगी ग्रीनलैंड के ऊपर, और लिहाजा जो फॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं, डिफेंस के मामलात हैं, वो डेनमार्क के पास रहेंगे। बाकी हद तक ये सेल्फ गवर्न करेगा ग्रीनलैंड अपने आप को। इसी चीज को डोमेस्टिक लॉ के अंदर भी डेनमार्क ने लेजिस्लेशन इस सिलसिले में की थी 2009 में, सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के नाम से, जहां पर ये जो लोग हैं ग्रीनलैंड के, इनको पीपल अंडर इंटरनेशनल लॉ के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। इसकी बहुत गहरी इंप्लीकेशंस हैं, उस बहस में हम नहीं जाते क्योंकि वक्त कम है। हेलो अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। अभी जो कहा जा रहा है कि जी ग्रीनलैंड के लोग जो 57,000 टोटल लोग हैं, जिसको कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे हर आदमी को मैं $1,00,000 दे दूंगा। अब देखिए वहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि अगर ग्रीनलैंड के लोग वो कहा जा रहा है कि रेफरेंडम कराने की बात हो रही है, अगर उनकी मेजॉरिटी कह देती है कि जी हमने इन्हीं के साथ रहना है, डेनमार्क के साथ रहना, और ज़्यादा वो कहते हैं कि जी वो एक अपने तौर पे इंडिपेंडेंट तो नहीं, अब किसी हद तक सेमी ऑटोनोमस उनको एक रोल दे दिया जाए तो उनके लिए ठीक होगा। तो क्या आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे आपको लगता है कि ये बात बहुत मजबूत हो जाएगी और इंटरनेशनल ओपिनियन जो है ना वो अमेरिका के खिलाफ मजीद हो जाएगी, इसको एनेक्स करना है या ज़बरदस्ती ले लेना है, कि जबकि उनकी मेजॉरिटी कहती है रेफरेंडम में कि नहीं, हमने अपनी हैसियत को बरकरार रखना है इसी को? अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। ये बहुत अहम नुक्ता है। मैं जिस कानून की बात कर रहा था 2009 के, उसके अंदर अगर उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आपकी बात का जवाब भी आ जाएगा। उसके अंदर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रीनलैंड के लोगों को, या तो वो अपना एक अलहदा मुल्क बनाएं या डेनमार्क के साथ इल्हाक जारी रखें, और अगर इस सिलसिले में कोई भी फैसला वो बदलते हैं तो उस सूरत में वो रेफरेंडम करवा सकते हैं। लेकिन इस रेफरेंडम में कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि डेनमार्क के होते हुए या डेनमार्क को रिप्लेस करते हुए कोई तीसरा मुल्क सामने आ जाए, जो कि कहा जा रहा है कि यूएसए आना चाह रहा है। तो एज वी स्पीक इस कानून के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। दूसरी बात, अगर ये रेफरेंडम होता भी है या कोई भी ऐसी वोटिंग की जाती है, तो क्या वो ये भी देखना चाहिए, इस एंगल को भी देखना चाहिए कि क्या वो जो रेफरेंडम में वोट दिया जाएगा वो फ्री कंसेंट के साथ दिया जाएगा या इकोनॉमिक प्रेशर्स को सामने रखते हुए दिया जाएगा, या जो मिलिट्री ऑप्शंस की बात की जा रही है वहां लोगों को, वो इसको मजबूर करेगी। तो कोई भी कंसेंट जो फ्री कंसेंट ना हो, कोर्स्ड कंसेंट हो, कानून उसको वॉइड तस्वर करता है। जैसे मैं अब अपनी बात अगर आगे लेकर चलूं, जो मैंने कहा था कि दिलचस्प सूरत हाल भी है इसकी, मुख्तलिफ तो है ही। दिलचस्प कैसे हो जाती है कि ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का हिस्सा है पर ईयू का हिस्सा नहीं है। डेनमार्क ऑन द कॉन्ट्ररी वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अगर आप इस ट्रीटी को देखें तो इसके आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि जहां पर भी किसी एक मेंबर स्टेट को कोई आर्म्ड एग्रेशन का खतरा हो तो बाकी तमाम मेंबर्स उसकी हेल्प, एड या असिस्टेंस करेंगे। अब इस आर्टिकल की इंप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन के ऊपर 2 राय सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि क्योंकि एक ग्रुप कहता है कि क्योंकि ग्रीनलैंड टेरिटरी का हिस्सा नहीं है यूरोपियन यूनियन की, लिहाजा इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरे उसकी एड एंड असिस्टेंस के लिए नहीं आ सकते। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर ऐसा होगा तो जो मेंबर स्टेट है डेनमार्क, उनके लिए एक डिफेंस वैक्यूम खड़ा हो जाएगा। ऐसी ही सूरत हाल नेटो के लिए भी हमारे सामने है। वहां पर भी उसकी ट्रीटी में भी लिखा हुआ है कि तमाम मेंबरान जो है वो आपस में पीसफुल तरीके से मसाइल हल करेंगे। वहां पर इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोई एक मेंबर अगर इसमें आप देखें हमाद, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो कहना है और ये जो डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग उनके बात कर रहे हैं, पेंटागन के, वो ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड का लेना हमारी ये बुनियादी सिक्योरिटी जो है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा उनका ये तुले रहना और प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि हर सूरत में हमने इसको लेना ही लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, नेटो के ममालिक साइड पे खड़े हो गए हैं। अभी आप अगर फ़र्ज़ करें कि वो जनाब अमेरिका प्लान कर लेता है कि हमने हर सूरत में इसमें लेना है, और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये चाइना और रशिया जो है ना ये अपने इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ा रहे हैं दोनों ग्रीनलैंड में, और हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये इस तरह बात आगे जाती है तो फिर तो खुला लड़ाई वाली बात हो जाएगी ना, तीसरी जंग की बात हो जाएगी।
सर बिल्कुल वही बात हो जाएगी। उसी तरफ आज पाकिस्तानी मंदूब ने जो बात की है वो भी तो उन्होंने यही कहा है कि यूज ऑफ फोर्स यूएन चार्टर में किसी तरीके से भी अलाउ नहीं किया जा सकता, ना ही उसकी धमकी के बारे में भी अलाउ किया जा सकता है। अगर लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड के अंदर भी यही बात की जाती है कि मिलिट्री ऑप्शन अवेलेबल है। अमेरिका की तरफ से ईरान को भी यही कहा जा रहा है कि ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द टेबल। वेनेजुएला के सामने तो हमने यूज ऑफ फोर्स देख भी लिया फिजिकल होता हुआ। तो ये जो यूज ऑफ फोर्स है ये सिर्फ दो तरीके से हो सकता है, सेल्फ डिफेंस की सूरत में हो सकता है या फिर यूनाइटेड नेशंस की अथॉरिटी के साथ हो सकता है। और सेल्फ डिफेंस का मामला तो इस वक्त कहीं क्लेम ही नहीं किया जा रहा और ना ही कोई यूनाइटेड नेशंस का कोई इस सिलसिले में रेजोल्यूशन हमारे सामने है। जो यूज ऑफ फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ, और सेल्फ डिफेंस भी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब कोई आर्म्ड अटैक हो, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। या ये जो बयान दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल कानून इनको नहीं मानता, इनसे उसका नजरिया मुख्तलिफ है इससे। राइट, थैंक यू सो मच हमाद इस पर अपना डिटेल्ड एनालिसिस देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।